हेलो, नमस्कार। मेरा नाम आयुष रंजन है और एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत आज के सत्र में कर रहा हूं। जैसा कि हम पिछले कुछ सत्रों से आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान मेरी यथासंभव कोशिश यह है कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उन तथ्यों की जानकारी आप तक पहुंचे कि आपको आगामी परीक्षाओं में जो है वो मदद मिल सके। तो उसी दौर में एक और प्रयास। तो आइए आज के सत्र को हम शुरू करें और शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक ही निवेदन है मेरा आपसे कि आप पेन कॉपी लेके बैठे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो अतिरिक्त तथ्य मैं बताते चलूंगा आप उसको कहीं ना कहीं लिखते चलें कि आपके पास एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी टॉपिक को लेकर। और फिर मेरा यह मानना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आप बिल्कुल आराम से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहले प्रश्न को लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड को देखिए, 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। अब देखिए, जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग चरण हैं। ठीक है, जिसमें 1885 से लेकर यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर और बंगाल के विभाजन तक यानी कि 1905 तक इसको नरम पंथियों का काल कहा जाता है। ठीक है, नरम पंथी यानी कि वैसे नेता जो अनुनय विनय की नीति, याचना की नीति पर यकीन करते थे और इनका जो प्रत्यक्ष संबंध है वो किसी भी क्रांति या विद्रोह से नहीं था। ये संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रखा करते थे, है ना, जिसमें फिरोज शाह मेहता वगैरह, डी वाचा, ये सारे के सारे नेता आते हैं। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तो कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ जिसने लगभग 1917 तक कांग्रेस में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। हालांकि ये पूरा का पूरा कालखंड इन्हीं लोगों का था, ये कहना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी इस बात को लेकर, क्योंकि इस दौरान यह दल जो सक्रिय रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बेसिकली गरम दल के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पे जाना जाता है? गरम दल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस कालखंड में ये गरम दल के नेता, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, बिपिन चंद्र पाल हो, अरविंदो घोष हो, इन लोगों को मुखियां भी खानी पड़ी, है ना। 1907 का वो विभाजन अगर आपको याद हो, सूरत का विभाजन, जिसमें इन नेताओं को जो है वो कांग्रेस से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। बट कमोवेश हम कह सकते हैं कि ये जो कालखंड है, ये कालखंड किसका कहा जाता है? गरम दल का कालखंड कहा जाता है। और उसके बाद फिर 1917 से लेकर और लगभग अगर हम 1947 तक चले, 1947 तक चले, तो ये एक तरीके से समग्र काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है ना, महात्मा गांधी के नाम से। क्योंकि यहां पर जो आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, फिर इस बीच में कांग्रेस के द्वारा बहुत सारी नीतियों का लाया जाना, है ना, वर्धा पैक्ट हो, तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा का जो है वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पूरा का पूरा कालखंड केवल गांधी जी के कार्यकाल के कारण जाना जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाजवाद की भी एक तरीके से समाजवाद के विचारधारा की उत्पत्ति होती है, साम्यवाद के विचारधारा की उत्पत्ति होती है। लेकिन कमोवेश ये पूरा का पूरा जो कालखंड है वो गांधी जी को समर्पित है, क्योंकि अधिकतम आंदोलन जो इस कालखंड में हुए वो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित रहे हैं। बहरहाल, इसमें आपको एक विचारधारा देखने को नहीं मिल रही है जिसको हम इंग्लिश में रेवोल्यूशनरी कहते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा, है ना, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। अगर आप इस विचारधारा को देखें तो इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे वो अलग अलग समय में सक्रिय रहे, है ना। बंगाल विभाजन के बाद इनकी पहली सक्रियता देखने को मिली उस दौर में, जब अनुशीलन समिति जैसी संस्थाओं का गठन किया गया, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरी स्थिति इनकी असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद, यानी कि 1922 काकोरी, है ना, चौरी चौरा।
तो चौरी चौरा कांड के बाद 1922 के बाद इस क्रांतिकारी विचारधारा का द्वितीय फेज था। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो नरमपंथियों का ये कालखंड आप कह सकते हैं, कमोवेश गरम दल का ये कालखंड आप कह सकते हैं, गांधी काल का ये कालखंड आप कह सकते हैं। लेकिन जब क्रांतिकारी विचारधाराओं की बात होगी तो उसका कोई एक सीमित और निश्चित कालखंड आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतिहास में दो अलग अलग कालखंडों में इसने अपनी सक्रियता को दिखाई है। जैसा मैंने बोला, पहला कालखंड 1905 के बंगाल विभाजन के बाद सक्रिय हुआ, है ना, जिसमें बीडी सावरकर, है ना, विनय दामोदर सावरकर, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष, पी मित्र, ज्ञानेंद्र नाथ बासु, तो इन टाइप के नेताओं की, इन टाइप के क्रांतिकारियों की स्थिति रही। और दूसरी स्थिति, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, चौरी चौरा कांड के बाद, है ना, जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो वहां पे क्रांतिकारियों की स्थिति में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, चंद्रशेखर आजाद, इन सब नेताओं की, इन सब क्रांतिकारियों की स्थिति रही। तो ये तीन कालखंड प्रमुख, और उसके बीच में ये क्रांतिकारी कालखंड। तो आपसे सिंपल सा तौर पे ये पूछा गया है 1905 से 17, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे गरम पंथ। तो अब इस ऑप्शंस को अगर आप देखें तो उदारवादी का चरण तो था ही नहीं, क्योंकि उसका चलन तो उसके पहले था। गांधी युग अभी अभी मैंने बताया, है ना। तो ये जो उग्रवादी चरण है, ये उग्रवाद थोड़ा सा एक तरीके से इनजस्टिस वर्ड है, आप इसको गरम पंथ के तौर पर ही लेके चले, है ना। उग्रवाद थोड़ा सा जो है वो अनएथिकल वर्ड लगता है, अनैतिक शब्द लगता है। तो उस दृष्टिकोण से जो ये गरम पंथ, जिसको यहाँ पे उग्रवादी चरण के तौर पे बताया गया है, यह जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर आप देख पा रहे होंगे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमसे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य, कौन सा कार्य, सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में बहुत सारे अधिनियम निकाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो 1899 का आप देख पा रहे होंगे कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, जिसको कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी कहते हैं, जिसके तहत जो चयनित भारतीय हैं, उन चयनित भारतीयों की संख्या विधायिका के अंतर्गत जो है वो कम करने की कोशिश की गई, ये भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का ही। दूसरा 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं, यह भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की ही स्थिति है। 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेसी एक्ट कहते हैं, ये तमाम अधिनियम आए लॉर्ड कर्जन के काल में ही। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, उग्र राष्ट्रीयता। तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जो इसके कार्यकाल में हुआ, वो 1905 का बंगाल विभाजन था। ठीक है, बंगाल विभाजन। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीयता उग्र हुई, गरम पंथ के नेताओं की एक तरीके से स्थिति मजबूत हुई, और गरम पंथ के नेताओं के आग्रह पर या उनकी कोशिश के मद्देनजर भारत का पहला जन आंदोलन होता है, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर है। तो ये तमाम कार्य जो हैं वो लॉर्ड कर्जन के हैं, पर वह कार्य जिसने एक तरीके से उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, वो क्या था, 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के मद्देनजर वर्तमान के बांग्लादेश यानी कि उस समय के पूर्वी बंगाल को वर्तमान के पश्चिम बंगाल से क्या करना, अलग करना। तो ये घटना जो है इसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया और पहला जन आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की नींव भी रखी। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इसमें कोई बहुत स्थिति खतरनाक वाली नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो है वो आप इसके उत्तर को देने में सफल हो पाएंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन
उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? उग्रवादी। अब वापस मैं कह रहा हूं, यहां पे उग्रवाद का मतलब आप कायदे से गर्म पंथ के नेताओं से लेके चले, ठीक है? तो आप इसको ऐसे लेके चले, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो गर्म पंथ के नेताओं से संबंधित नहीं है, ठीक है? तो पहला क्या है भाई? स्वदेशी आंदोलन। दूसरा क्या है? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तीसरा क्या है? सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। चौथा है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। अब देखिए, जब आप स्वदेशी आंदोलन को पढ़ते हैं ना, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, तो जैसा कि आप इसके नाम को ही देखकर स्पष्ट हो पा रहे होंगे, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेश यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर एक प्रकार से कोशिश ये की गई कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना किया जाए, किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सहयोग को नकारा गया। अब उस सहयोग के मद्देनजर जब सहयोग को नकारने की बात की गई, तो कोशिश ये की गई कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के ऊपर जो निर्भरता है, चाहे वो वस्तुओं सामानों की खरीद बिक्री के मद्देनजर हो या अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत नौकरशाही, नौकरी के अंतर्गत हो, या फिर अदालतों में वकालत, वकील के अंतर्गत हो, तो इन तमाम सर्विसेज का, इन तमाम सेवाओं का भारतीयों ने बहिष्कार किया। और इसके जगह पर कोशिश ये की गई कि जब आप अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर निर्भरता को कम कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आपके स्वयं की चीजों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, है ना? चाहे वो वस्तु और सामान की स्थिति हो। अगर आप अंग्रेजी विश्वविद्यालयों को छोड़ रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आपके पास स्वदेशी यूनिवर्सिटीज हो, तो उनकी स्थापना भी की गई। तो ये स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही, ठीक है? अब एक बार वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? जो उग्रवादी विचारधारा थी, उस उग्रवादी विचारधारा ने एक तरीके से कोशिश ये की कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सहयोग को ना किया जाए, है ना? और जितना संभव हो सके अंग्रेजी हुकूमत को क्या पहुंचाया जाए? नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जब आप स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन के शुरुआती दौर में कोशिश बस ये थी, और ये कोशिश याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्थिति में नरम दल और गरम दल के नेता दोनों का सहयोग था। दोनों ने इस बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया था, है ना? और अगर आपको 1905 का अधिवेशन याद हो कांग्रेस का, बनारस का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो यहां पर कोशिश, अब गोपाल कृष्ण गोखले खुद में कौन से नेता थे? नरम पंथ के नेता थे। लेकिन इस दौरान जब बनारस का अधिवेशन हुआ, जो जो जिसकी अध्यक्षता किसने की? नरम दल के नेताओं में से एक ने की। इस दौरान भी बंगाल विभाजन का एक तरीके से बहिष्कार किया गया और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसका विरोध किया गया। तो आप स्पष्ट तौर पर, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का एकमात्र क्रेडिट आप केवल उग्रवादियों को नहीं दे सकते। शुरुआती चरण के स्वदेशी आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि आगे चल के जब स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ रहा था, तो इन्हीं गर्म पंथ के नेताओं की स्थिति, एक तरीके से की मांग, केवल वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं रही, वो आगे चलकर स्थिति है ना? तो यहां पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो उग्रवादियों से प्रत्यक्ष तौर पर क्या संबंधित नहीं है? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो क्या है? स्वदेशी आंदोलन। क्यों? क्योंकि इसके शुरुआती दौर में जो है वो केवल उग्रवादी नेता नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी थे, और उन्होंने ही बंगाल विभाजन के रिएक्शनरी यानी कि प्रतिक्रिया के तौर पर स्वदेशी आंदोलन की स्थिति को मजबूत किया था। क्लियर है?
बाद बाकी ऑप्शंस को आप देख लीजिए। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार प्रसार करना, ये जो तमाम चीजें हैं ना, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, ये स्वदेशी आंदोलन के ही अंग हैं। ठीक है, बट क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष संबंध पूछा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष संबंध के तौर पे स्वदेशी आंदोलन जो है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज 3 का ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। अब यहां पर इसको ध्यान से, क्वेश्चन की प्रकृति को ध्यान से समझिए। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके लाल बाल पाल के पाल है ना, बिपिन चंद्र पाल, ध्यान से सुनिएगा, इनको कहा जाता है भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा के जनक, भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा के जनक बिपिन चंद्र पाल को। पर आपसे केवल यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, आपसे यह भी पूछा गया है राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले, है ना, जिन्होंने मुखर होकर भारत की राष्ट्रीय वेदना को प्रकट किया, वो कौन थे? तो जब भी मुखर होकर राष्ट्रीय वेदना को प्रकट करने वाली बात आएगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने मुखरता के कारण ही इनके ऊपर 1897 में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फिर आगे चल के जब आप देखेंगे तो 1908 में 1908 में मुकदमा चलाया गया इनके ऊपर। ठीक है, फिर आगे चल के जब इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान भी इनके ऊपर यह आरोप था कि आपने क्या किया है, तो आपने एक तरीके से भारतीयों को भड़काया है। ठीक है जी, तो अगर क्वेश्चन आपसे केवल यह पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किसे भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का जनक कहा जाता है, तब तो उत्तर हो जाता बिपिन चंद्र पाल। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि किसे उग्र राष्ट्रीयता की जन्मदाता के तौर पे, और साथ में क्या है, राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 का सी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए, एक तो होता है पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला। अब इस पहली महिला में अगर आप देखें तो ये नहीं लिखा गया है पहली भारतीय महिला, है ना, या पहली गैर भारतीय महिला, केवल क्या लिखा गया है? पहली महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और 1917 में जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, उस समय कांग्रेस का जो बैठक था, कांग्रेस की जो बैठक थी, वो कलकत्ता में हुई थी। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये रहता प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है जी, तो प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, तो तब उत्तर हो जाता क्या? सरोजिनी नायडू। तब उत्तर क्या हो जाता? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने जिस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो वर्ष था 1925 कानपुर।
क्लियर है? तो चूंकि आपसे सबसे पहली महिला पूछ रहा है, भारतीय का जिक्र नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्लियर है? अब एनी बेसेंट से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी जान लीजिए आप। जैसे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, से संबंधित भी कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। दूसरी बात, 1916 में जब होम रूल लीग आंदोलन किया जा रहा था, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, 1916, तो इसके दो प्रमुख नेता थे। एक तरफ थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट, है ना। तो ये होम रूल लीग आंदोलन से भी एक तरीके से संबंधित। तीसरी बात, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है कॉमनवील। कॉमनवील, ये रचना भी किसकी है? एनी बेसेंट की ही रचना है। तो ये एनी बेसेंट से संबंधित अन्य तथ्य थे जिनको आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे। क्लियर है जी? तो एनी बेसेंट जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं, अभी डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? 1905 के बंगाल बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा अन्य अधिनियमों के तहत मैं बता चुका हूं क्या? कलकत्ता कोऑपरेशन कॉरपोरेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेसी एक्ट, गोपनीयता अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट, ये तमाम एक्ट किसके संबंधित हैं? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन का ही वो प्रसिद्ध कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाहट शब्द जहां पर आए तो ये कथन किससे संबंधित होगा? लॉर्ड कर्जन से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। सवाल है कि गदर पार्टी कहां से आ गया? तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बता रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग एक तरीके से क्या रहे हैं, चरण रहे हैं, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि जो क्रांतिकारी चरण है वो क्रांतिकारी चरण दो हिस्सों में विभक्त है। एक चरण वो जो 1905 के बाद सक्रिय हुआ, है ना। तो 1905 के बाद जो क्रांतिकारी विचारधाराएं सक्रिय हुई, उससे संबंधित बहुत सारे नेता थे। और याद रखना है, ये नेता केवल भारत में ही नहीं थे, बल्कि भारत के बाहर, जैसे आज भी बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो उस समय भी वे भारतीय जो विदेशों में रहते थे पर भारत की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे, उन्होंने भी इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, चरण प्रथम के क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय जो अलग अलग संगठन बनी प्रथम चरण के दौरान, प्रथम चरण के क्रांतिकारी विचारधारा के दौरान या युग के दौरान, कालखंड के दौरान, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन था जिसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है। और इस गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है। ठीक है, कब होती है? 1 नवंबर 1913। किसके द्वारा की जाती है? लाला हरदयाल के द्वारा। और इस गदर पार्टी के द्वारा आगे चलकर एक गदर आंदोलन भी चलाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो गदर पार्टी है, इसके द्वारा एक साप्ताहिक जर्नल यानी कि साप्ताहिक पत्रिका भी संपादित की जाती थी जिसका नाम था 1857 साप्ताहिक पत्रिका।
क्लियर है? तो क्या मैंने बताया? मैंने आपको सिंपल सी ये बात बताई कि क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण में, जिसकी शुरुआत बंगाल विभाजन के उपरांत भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुई, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, इस विचारधारा ने केवल भारत की सरजमी पर ही सांसें नहीं ली, बल्कि भारतीय सरजमी के बाहर भी सांसें ली। और उस दौरान बहुत सारी क्रांतिकारी संगठनें बनी, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, जैसे अनुशीलन समिति है, जैसे अभिनव भारत है। उन समस्त संगठनों में एक संगठन यह भी थी जिसका नाम था गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही आगे चल के गदर मूवमेंट भी, गदर आंदोलन भी चलाया, है ना, जिसके प्रमुख नेता आगे चलकर तारकनाथ दास, सोहन सिंह बाखना, तो इन सब प्रकार के नेताओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और गदर पार्टी के द्वारा जो साप्ताहिक वीकली जर्नल चलाई जाती थी, उसका नाम था 1857। क्लियर है? तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म अभी अभी मैं क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण की बात कर रहा हूं, जो 1905 से लेकर लगभग 1913-14 तक सक्रिय रही भारत में। अब इस दौरान जब क्रांतिकारी विचारधारा भारत में सक्रिय रही, तो उसकी खास बात यह थी कि अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारियों ने अलग अलग कदम उठाए। ठीक है? और उन कदमों में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह था कि जो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी हत्या की गई। या तो हत्या की गई या फिर हत्या करने की कोशिश की गई। उसी कोशिश से संबंधित आपके समक्ष यह प्रश्न आ रखा है। क्या है प्रश्न? आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण से संबंधित यह क्वेश्चन है। ठीक है? तो वास्तव में जो किंग्सफोर्ड था, वो किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का, बिहार में मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट जज था। और इसके गतिविधियों से क्रांतिकारी नाखुश थे। तो इसको मारने के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसके गाड़ी पर बम फेंका। फेंकने की मतलब एक तरीके से फेंका, लेकिन इसकी मृत्यु, इसकी एक हत्या करने में वो विफल रहे। और दो इंग्लिशमैन, अंग्रेजी ही उसमें एक तरीके से गलती से मर गए, आप यूं कह सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया, कमिटेड सुसाइड। और खुदीराम बोस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको सजाए मौत सुनाई गई। क्लियर है? तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड को मारने की क्या करना? कोशिश करना। क्लियर है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 8 का सी। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और अपने मुखर प्रवृत्ति के कारण बहुत बार इन्हें एक तरीके से अंग्रेजों के अन्याय का सामना करना पड़ा। लोग इन्हें लोकमान्य कहते हैं। ठीक है? लोग इन्हें क्या कहते हैं? लोकमान्य कहते हैं। ये 1916 के होम रूल लीग आंदोलन के एक प्रमुख नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। ठीक है? इनकी दो पत्रिकाएं थी, जिसमें एक का नाम था केसरी, जो कि मराठी में संपादित होती थी, और दूसरी थी मराठा।
जो कि अंग्रेजी में संपादित होती थी। ठीक है, ये तमाम चीजें किसको सुशोभित करती हैं? बाल गंगाधर तिलक को सुशोभित करती हैं। क्लियर है? और क्या, जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 में, तो उस स्वदेशी आंदोलन को एक तरीके से बल देने के लिए, हिंदुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए, इन्होंने दो त्योहारों का एक तरीके से पॉपुलराइज कर दिया। वो त्योहारों की स्थिति तो थी 1905 के पहले से ही, 1893 और 96 से ही, लेकिन उस 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन दोनों त्योहारों को लोगों ने खूब मनाया। कौन कौन? गणपति त्योहार, गणपति त्योहार और शिवाजी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जिसे एक व्यक्ति को सुशोभित करती हैं, वो कौन है? माननीय बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? क्या किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ध्यान से सुनिएगा। 1909 का वर्ष था। वर्ष कब का था? 1909 का। और 1909 के वर्ष के दौरान जो एसओएसआई था, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, जिस पद की स्थिति 1858 के अधिनियम के बाद शुरू की गई थी, तो 1909 के वर्ष में एसओएसआई के पद पे था मॉर्ले। ठीक है, और भारत में वायसराय के पद पे था मिंटो। यहीं से शब्द आया मॉर्ले और मिंटो। ठीक है, तो 1909 में एसओएसआई के पद पे था मॉर्ले, और मिंटो के तौर पे था वायसराय। मिंटो किसके तौर पे था? वायसराय के तौर पर। इन्होंने 1909 का अधिनियम पारित करवाया। क्या पारित करवाया? अभी बता रहा हूं। 1909 के इसी एक्ट को, इसी अधिनियम को इन दोनों के नाम पर प्रस्तुत किया गया और कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। अब ये सुधार था कि नहीं, ये आप जज करेंगे। इस सुधार में किया क्या गया था, मैं वो बता रहा हूं। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो के द्वारा सुधार किया गया, उस सुधार के अंतर्गत जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, उसको पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। पृथक मतलब अलग। ठीक है, मतलब वोटिंग में सांप्रदायिकता की शुरुआत। अब पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है? पृथक निर्वाचन का मतलब यह है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेगी, जो कि अभी नहीं है। वर्तमान भारतीय चुनाव पद्धति में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज चलता है। एकल वयस्क मताधिकार, मतलब एक व्यक्ति के एक वोट की मान्य, और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मुस्लिम केवल मुस्लिम को चुनेगा और हिंदू केवल हिंदू को चुनेगा। आपको जिस उम्मीदवार में दम दिखता है, आप उसका चयन करते हैं। लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने की यह कोशिश मॉर्ले मिंटो के द्वारा 1909 में की गई। ठीक है, तो 1909 में जो इसने यह कृत्य किया, जिससे उसने मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट, अलग मताधिकार या अलग मतदान की प्रणाली से सुशोभित किया, इसी को उसने कहा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तभी मैंने कहा कि आप खुद जज करें कि यह रिफॉर्म्स था या नहीं। ठीक है जी, तो बहरहाल कौन सा वर्ष था? 1909 का वर्ष था। मॉर्ले कौन था? एसओएसआई था। मिंटो कौन था? वायसराय था। और इससे क्या किया गया? मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग।
ठीक है। और अगर आप, अच्छा, ये जो मैंने एक्ट का नाम बताया है, इसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। तो यही भारतीय परिषद अधिनियम को दूसरे तौर पे क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसके द्वारा लाया गया था? मॉर्ले के द्वारा और मिंटो के द्वारा। मॉर्ले क्या था उस समय? एसओएसआई था। मिंटो क्या था? वाइसराय था। क्या किया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। चलिए, अब अगर आपका पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, वही इंडियन काउंसिल एक्ट का सर्वग्राह्य नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है इसका? यूनिवर्सल नेम क्या है इसका? तो अभी क्या बताया? मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए भैया, अभी आ गई। सांप्रदायिकता की बात की थी, एक सुधार की बात की थी, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात की थी, और आपसे कहा था कि आप खुद जज कीजिए कि यह वास्तव में सुधार था या मूर्ख बनाने का एक और हथियार। क्लियर है? वही क्वेश्चन किया गया है आपसे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति, कॉम्युनल, हिंदू मुस्लिम निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो अभी अभी मैंने बताया किसके द्वारा हुई। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई। क्लियर है? चलिए, अगर आपने शुरुआती क्वेश्चंस के डिस्कशन पे ध्यान दिया होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता कौन से दल? गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गरम दल जहां आएगा लाल बाल पाल आएगा, और लाल बाल पाल में भी बाल की प्रमुख भूमिका होगी। बाल गंगाधर तिलक, बहुत बात हुई है इनके ऊपर। तो 13 का डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में क्या बन गए? एक योगी और दार्शनिक, यानी कि फिलोसफर। ठीक है। पहले क्या थे? क्रांतिकारी थे। मतलब इनके ऊपर वो कथन बिल्कुल सही बैठती है कि जब तक क्रांतिकारी थे, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले क्रांतिकारी के तौर पर रहे। जब फिलोसफर बने, दार्शनिक बने, तो दर्शन शास्त्र में भी अहम भूमिका दी, और योग विज्ञान में भी इनकी अहम भूमिका हुई आगे चल के। कौन थे वो? कौन थे? जब भी गरम दल के नेताओं की बात होती है तो हम लाल बाल पाल की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लाल बाल पाल, गरम दल, सबको याद रहता है। लेकिन इस गरम दल के विचारधारा की बात करने के दौरान एक व्यक्ति का नाम गौण रहता है, जिसका नाम था अरविंद घोष। अब इनके ऊपर बात चली है तो बात दूर तलक जाएगी। तो पहले क्या थे? क्रांतिकारी थे। मैंने अभी अभी बताया क्रांतिकारी थे, तो बहुत अव्वल दर्जे के क्रांतिकारी थे। गरम दल के विचारधारा से प्रेरित थे, और गरम दल की विचारधारा से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने नरम दल की कार्य पद्धति पर, नरम दल की कार्यशैली पर उपहास उड़ाते हुए, है ना, एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था न्यू लैंप फॉर द ओल्ड। न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ये किसकी रचना है? अरविंद घोष की रचना है। दूसरी बात, इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आता है सामने, जिसको अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस। इससे भी संबंधित दो व्यक्ति थे, जिसमें से एक थे अरविंद कुमार घोष और दूसरे थे बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए
कि अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी किसकी हुई थी या कौन संबंधित है, तो भी अरविंद घोष उत्तर होगा इसका। अभी तो बात केवल क्रांतिकारी तक चल रही है, अब आगे विशेषता मैं आपको बताऊंगा योगी कैसे और दार्शनिक कैसे। क्लियर है? ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर प्रहार करते हुए ये कहा था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजी प्रशासनिक या अंग्रेजी प्रशासन का सहयोग मत करो, ऐसी कोई गतिविधि मत करो जिससे अंग्रेजी उद्योग और वाणिज्य को क्या मिलती हो, सहूलियत और सुगमता मिलती हो। तो अंग्रेजी बहिष्कार की स्थिति, ये उनका इंपॉर्टेंट कथन। दूसरा इंपॉर्टेंट कथन, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी देश की जीवन रेखा है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता को देश की जीवन रेखा कहने वाले व्यक्ति भी कौन? अरविंद घोष। क्रांतिकारी विचारधारा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक आते आते ओरेबिल आश्रम की स्थापना की। तो इनके आश्रम का क्या नाम? ओरेबिल। ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तो लोगों ने स्कूल कॉलेज सबका बहिष्कार किया, पर केवल बहिष्कार करने से तो काम बनने वाला था नहीं। तो उसके जगहों पे बहुत सारे भारतीय संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें एक संस्था का नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके पहले प्रिंसिपल, पहले प्रधानाध्यापक भी कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तमाम विशेषताएं किसको सुशोभित करती हैं? अरविंद घोष को सुशोभित करती हैं। क्लियर है? चलिए आइए, अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? जब मैं आपको भारतीय क्रांतिकारी का पहला फेज अभी डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा का पहला चरण जो भारत में बंगाल विभाजन के बाद सक्रिय हुआ, वो भारत के सरजमी पर तो फला फूला ही, इसके साथ साथ विदेशों में भी वहां वहां फैला जहां भारतीय स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाले व्यक्ति मौजूद थे। और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है भीखाजी रुस्तम कामा, है ना? इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को आर्म्स यानी कि हथियार सप्लाई करवाने का भी कार्य किया था, है ना? और पेरिस से जो ये समाचार पत्र प्रकाशित करवाती थी उसका नाम था पैट्रियट, देशभक्त। क्लियर है? तो यही है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। ओह, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या है भैया मुस्लिम लीग? कहां से आ गया यह मुस्लिम लीग? याद होगा आपको 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है? और बंगाल विभाजन के अंतर्गत मैं कितनी बार ये बता चुका हूं कि पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया था। किससे? पश्चिम बंगाल से अलग। अब अंग्रेज जो है ना वो इतने बेवकूफ थे नहीं। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुलता थी और पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषी हिंदुओं की बहुलता थी। तो जब उसने विभाजन का अनाउंसमेंट कर दिया और विभाजन को सक्रिय कर दिया तो उसके बाद उसको पता था कि इसके बाद विरोध तो होंगे, पर उस विरोध को कम किया जा सकता है एक शर्त पे। अगर आप दोनों खेमे में से, मतलब या तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन अथवा पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली पॉपुलेटेड रीजन,
इन दोनों में से किसी एक पक्ष को अपने तरफ झुका लें। ठीक है, और इसी झुकवाने के मद्देनजर इसने बांग्लादेश के मुस्लिम पॉपुलेशन को यह झूठी दिलासा दी कि आप कहां कांग्रेस के साथ और कहां भारत के अंग बन कांग्रेस के साथ जो है वो आप बनने पर या कांग्रेस के साथ मिले रहने पर इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं। कांग्रेस से मिला क्या आपको? आप भैया एक अलग पार्टी बनाइए और अलग पार्टी बनाकर अपने नेता को विधायिका में भेजिए। अब बांग्लादेश की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो अंग्रेजों की यह चाल समझ नहीं पाई। उनको लगा कि भैया ये तो हमारे हित की बात कर रहा है। और ढाका के नवाब, कौन? नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान इन्होंने ही प्रस्ताव दिया वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन को कि कांग्रेस का दामन छोड़ो और एक अलग संस्था बनाकर काम करो, जिस संस्था का नाम होगा मुस्लिम लीग। वापस से बता रहा हूं, याद कैसे रखना है। और मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई क्यों जा रही है तो अभी भी बताया। बंगाल विभाजन के बाद जो होने वाला विरोध है उस विरोध को कम से कम किया जाए, इसके लिए यह मजबूरी कि या तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम या फिर पश्चिम बंगाल के हिंदू, दोनों में से किसी एक पक्ष के ऊपर अपना कब्जा, और कब्जा करने के लिए मुनासिब जगह कौन सा ढूंढा गया? तो ढाका, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल। और जब वहां पर अंग्रेजों के द्वारा ये एक तरीके से भड़काया गया मुस्लिम पॉपुलेशन को, तो सलीमुल्लाह खान ने कहा, जो ढाका बांग्लादेश, ढाका वहां के नवाब थे, उन्होंने कहा कि एक अलग संस्था बनाकर काम करते हैं ना हम, जिसका नाम होगा मुस्लिम लीग। और फाइनली इसकी स्थापना 1906 में की गई। ठीक है, और आगे चलकर आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पे चुने गए। ठीक है जी। और सलीमुल्लाह खान के इस प्रस्ताव को समर्थन देने वाले भी बहुत सारे मुस्लिम दिग्गज मुस्लिम नेता सामने आए, जिसमें हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जवार, ऐसे ऐसे नेता शामिल थे। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। पर आपको एक छोटा सा शेर में सुनाता हूं कि जब आप किसी दूसरे के भड़काने पर अपनों के खिलाफ कार्य करने लगे तो आपको भी मुंह की खानी लाजमी है। 1906 में इन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना तो कर दी, भड़काने पर, भड़कने पर, लेकिन इनको एहसास हो गया 5 साल के अंदर अंदर ही, यानी कि 1911 आते आते ही, कि भैया अंग्रेजों ने हमारा एक तरीके से हमें बेवकूफ बनाया है। कैसे बनाया है? तो 1905 में जो पूर्वी और पश्चिम बंगाल था इसको खत्म कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द, वापस एक जगह। तब मुस्लिम लीग के नेताओं को यह एहसास हुआ कि मजाक उजाक चल रहा है क्या जी। एक बार बांट देता है, कहता है कांग्रेस से अलग रह के काम करो, एक बार मिला देता है। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की स्थिति। और एक बात और ध्यान देनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मुस्लिम लीग के स्थापना के समय में कभी भी दूसरे देश की मांग नहीं थी, आगे चलकर हुई। जब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता आए, जिन्होंने कहा कि पहले बांटो तब जाना, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, दो देश, इन सब की नीति मुस्लिम लीग के शुरुआती चरण में नहीं शामिल है, वो कालांतर का विषय बना। मुस्लिम लीग की शुरुआती नीति में बस इतना शामिल था कि हमें आप कांग्रेस से अलग एक पॉलिटिकल पार्टी समझिए, आप हमें अलग से निर्वाचन करने का अधिकार दीजिए, पृथक निर्वाचन दीजिए, मुस्लिम मुस्लिम नेताओं को चुने, इतना अधिकार दीजिए। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि मुस्लिम लीग की स्थापना ही हुई थी इंडिया पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं, इंडिया पाकिस्तान की स्थिति में मुस्लिम लीग ने हामी भरी आगे चल के, शुरुआती दौर में नहीं।
क्लियर है? तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको शायद मिले भी इस पे संबंधित प्रश्न। तो बहरहाल 1906 में। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अब यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्यों आपको चीख चीख के बता रहा था। अगला प्रश्न पढ़िए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? आ गया वापस। स्थापना के समय में कौन सी चीज शामिल नहीं थी? द्वि राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी नहीं। इंडिया पाकिस्तान, ये शुरुआती दौर की बात नहीं है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, नो। पाकिस्तान की मांग, नहीं। तो शुरुआती मांग, शुरुआती उद्देश्य बस था क्या? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। जिस पृथक निर्वाचन के अधिकार को आगे चलकर इन्होंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से दे दिया। याद है ना, मुसलमानों को अलग निर्वाचन, सुधार से प्रदत्त। तो शुरुआती मांग ही यही थी। तो इनमें से कोई भी मांग 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना के तुरंत बाद की स्थिति नहीं रही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? कहां के? मद्रास के। ये याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है? मद्रास। तो आइए इसको जल्दी से समझिए। देखिए वर्ष था 1916 का, और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है? क्यों होती है? इसी कारण होती है क्योंकि जेल से छूटकर 1908 में जो तिलक जेल गए थे, जेल से छूटकर तिलक वापस आते हैं 1914 में, और लगभग 1908 से लेकर 1914 तक का कार्यकाल भारतीय राजनीति में शून्यता का कार्यकाल कहा जाता है। राजनीतिक शून्यता, राजनीतिक गतिविधि के तौर पे उस दौरान कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा था। तो इसी शून्यता को भरने के लिए दो प्रमुख नेता, जिनमें से एक थी एनी बेसेंट और दूसरे थे तिलक जी, इन दोनों ने मिलकर एक आंदोलन चलाने का निर्णय किया जिसका नाम था होम रूल लीग। याद रखना है, इन दोनों में से भी जो पहले इस आंदोलन से प्रभावित हुए वो थी एनी बेसेंट। वास्तव में होम रूल लीग क्या है? तो होम रूल लीग जो है ना, वो आयरलैंड के प्रशासनिक स्थिति से प्रेरित थी। होम रूल लीग का मतलब होता है कि देखिए ऐसा है, आप हमारे सर पर बैठ के प्रशासन कर रहे हैं, करिए, पर मेरे देश की जो प्रशासनिक स्थिति है, जो होम के अंदर रूल है, वो करने का अधिकार तो हमें दीजिए, जैसे आयरलैंड को आपने दे रखा है। तो आयरलैंड की क्रांति से प्रेरित होकर इन दोनों शख्सियतों ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलवाने का गठन किया। इतनी बात क्लियर है? अब जब गठन किया तो कहा गया कि भैया दो व्यक्ति एक क्षेत्र में तो काम कर नहीं सकते। तो पहले तिलक जी की बारी आई। किसकी बारी आई? तिलक जी की। तो तिलक जी के होम रूल लीग आंदोलन को नाम दिया गया इंडियन होम रूल लीग आंदोलन। इंडियन होम रूल लीग, ये तिलक जी के होम रूल लीग ब्रांच यानी कि शाखा का नाम था, जिसकी स्थापना, शाखा है तो स्थापना होगी, अप्रैल 1916 में किया गया। यह भी याद रखिएगा। क्लियर है जी? इसकी पहली जो मीटिंग है वो बेलगांव में, प्रथम बैठक बेलगांव में। क्लियर है? अब चूंकि उधर एनी बेसेंट भी इस आंदोलन में है, तो यह तय किया गया कि भैया ऐसा है कि आप लोग ना अपना अपना क्षेत्र बांट लीजिए। तो क्षेत्र कौन सा दिया गया उनको? बोला कि तिलक जी आप अपना जो हेडक्वार्टर है उसको ले जाइए पुणे में, ठीक है? और आपको क्षेत्र कौन कौन सा दिया जा रहा है?
महाराष्ट्र। पर याद रखिए, महाराष्ट्र में आप बंबई शहर में नहीं काम करेंगे, क्योंकि बंबई शहर पर मुख्य रूप से पकड़ एनी बेसेंट की थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र तो दिया गया, लेकिन किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? बंबई को छोड़कर। क्लियर है? अब दूसरी कौन बची? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, जैसे इनके होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल लीग था, इनके होम रूल लीग का नाम दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्लियर है? उसकी स्थापना अप्रैल 16 में, इसकी स्थापना सितंबर 16 में। स्थापना मतलब पहले किसकी स्थापना है? तिलक वाले की, सितंबर 1916। क्लियर है? और क्षेत्र जैसा आपको क्लियर हो पा रहा होगा, जो क्षेत्र माननीय तिलक जी को दिया गया, उसको छोड़कर पूरे भारत के क्षेत्र में एनी बेसेंट सक्रिय रहे। बाद बाकी तथ्य आपको पता है कि इसी आंदोलन के दौरान तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली, और उनका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसी की हिम्मत है तो हमसे छीन कर दिखा दो। क्लियर है? चलिए, इसका सही जवाब क्या हो गया भैया? मद्रास। अच्छा, इनका हेडक्वार्टर कहां था? जैसे उसका पुणे, इसका कौन सा क्षेत्र? मद्रास। क्लियर है? तो मद्रास से संबंधित कौन थी? एनी बेसेंट। क्लियर है? चलिए आगे आइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? अब जब जब बाल गंगाधर तिलक की बात आई है, तो दो पत्रिकाओं का नाम मैंने आपको बोला है, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, याद रखिएगा। ठीक है? अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद लिख लीजिएगा। ठीक है? कॉमरेड मोहम्मद अली जवार। केसरी अभी अभी बताया, बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया तो पता ही होगा आपको। यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तमाम रचनाएं किसकी? देश पिता। अब तो समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या था भैया? केसरी। तेरे पंजाब की उपाधि किसकी है? जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है, वैसे ही शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, तेरे पंजाब, ये तमाम उपाधियां किसकी हैं? लाला लाजपत राय की। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अनहैप्पी इंडिया। कौन सा इंडिया? अनहैप्पी इंडिया। क्लियर है? चलिए, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? कब का? ऐतिहासिक 1912 का। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन याद होगा आपको। 1905 में बंगाल विभाजन, और इसी बंगाल विभाजन के बाद मैंने बताया था कि क्रांतिकारी विचारधारा की पहली लहर चालू चालू हुई थी, जिसमें अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों को मारने की कोशिश की जा रही थी, है ना? चाहे सचिन सन्याल हो, या अभी अभी आपने खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी का नाम सुना। तो इन्हीं सब चीजों से भयभीत होकर वास्तव में अंग्रेजों ने यह निश्चय किया। अच्छा, पहले कैपिटल कहां थी? कलकत्ता। तो चूंकि कलकत्ता में ये तमाम गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, इसी से निजात पाने के लिए 1912 में भारतीय राजधानी का हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली। क्यों हुआ? पृष्ठभूमि आपके आगे क्लियर है। क्रांतिकारी विचारधारा, अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या, जगह जगह बम मारना, है ना? तो इससे निजात पाने के लिए दिल्ली हस्तांतरण।
तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण। क्लियर है? चलिए, अब ये क्या आ गया जी? अनुशीलन समिति संबंध है। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि 1905 के बाद क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हुई और उस क्रांतिकारी विचारधाराएं में बहुत सारे संगठन बने। उन संगठनों में जहां एक तरफ आपने गदर पार्टी का नाम सुना, वैसे ही एक संगठन आया करती थी, अनुशीलन समिति। कौन सी समिति? अनुशीलन। ये बेसिकली ऐसे संगठन थे जो छुपके से कार्य किया करते थे, छुपके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। ठीक है? तो अनुशीलन समिति से यहां तात्पर्य सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है, गोपनीय संस्था से है, जबकि अनुशीलन समिति खुद में एक संस्था भी है, हम आगे देखेंगे, जिसके दो ब्रांच हुए आगे चलकर। एक की स्थापना पी मित्र ने, दूसरे की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। वो एक अलग संस्था के तौर पर भी है। यहां पर यह सांकेतिक शब्द का प्रयोग है गोपनीय संस्था के तौर पे, गोपनीय क्रांतिकारी संस्था के तौर पे। तो हुआ क्या कि जो आपने अभी बीडी सावरकर का नाम सुना होगा, तो 1899 में पहले एक गोपनीय संस्था बनी जिसका नाम था मित्र मेला। और इसकी स्थापना विनय दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई, उनके भाई वीडी सावरकर और गणेश सावरकर। और 1899 में स्थापित इसी संस्था का नाम आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था, अभिनव भारत। क्लियर है? और इस अभिनव भारत संस्था से संबंधित बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, मदन लाल ढींगरा हुए, है ना, अनंत कन्हार हुए। क्लियर है? तो ये जो गोपनीय संस्था है, ये किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए अभिनव भारत के भी संस्थापक कौन, तो वीडी सावरकर। अभिनव भारत की पूर्ववर्ती संस्था कौन, तो मित्र मेला। और जब अभिनव भारत की बात चली है तो अभिनव भारत के एक अनंत कन्हर की बात करना लाजमी है और उस घटना की जिक्र करना लाजमी है। अनंत कन्हर, जैसा मैंने आपको बताया, अभिनव भारत का एक क्या था, तो एक तरीके से सोल्जर, सिपाही कह लीजिए या मेंबर कह लीजिए। इसने 1909 में जैक्सन की हत्या कर दी थी। कहां पर? नासिक में। अंग्रेजी अधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी थी। और इसको जो पिस्तौल प्रोवाइड करवाया था वो इन्होंने ही करवाया था, बीडी सावरकर ने। और इसी घटना को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। जिस नासिक षड्यंत्र केस के आधार पर बीडी सावरकर के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको आजीवन कारावास दिया गया। जो आप पोर्ट ब्लेयर में जो उनका काला पानी का गृह देखते हैं, वो इसी के दौरान। किस षड्यंत्र केस के तहत? नासिक षड्यंत्र केस। मर्डर किसने किया था? अनंत कन्हार ने। लेकिन पिस्तौल किसने प्रोवाइड करवाई थी? बीडी सावरकर ने। ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बीडी सावरकर। क्लियर? किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो याद रखना है आपको, 1911 में दो काम हुए, ध्यान से सुनिएगा, दो काम हुए। पहला काम तो स्पष्ट हो गया, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करना। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। और दूसरा काम, जो 1905 का बंगाल विभाजन था, उसको क्या करना? रद्द करना, जो मैंने मुस्लिम लीग के टॉपिक में अंतर्गत आपको बताया है। तो 1911 दो चीजों के कारण, एक कारण तो यही हो गया भारत की राजधानी का ट्रांसफर करना, और दूसरी बंगाल विभाजन को रद्द करना।
को क्या करना, रद्द। और ये दोनों की दोनों घटनाएं जिससे संबंधित हैं वो कौन है, लॉर्ड हार्डिंग। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अल हिलाल के बारे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉमरेड अल हिलाल। तो अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर? पंजाब केसरी के बारे भी मैंने बताया, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। सिंपल से क्वेश्चन थे। और अंतिम प्रश्न, अच्छा, इतने ही प्रश्न थे। क्लियर है? तो ये था आज का सत्र, आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सत्र पसंद आया होगा। ठीक है, अगले सत्र को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।